नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास में हम आपके सामने आज एक ऐसे मुद्दे को लाए हैं जो हिंदुस्तान ने जल्दी से जल्दी करना जरूरी है और इसे पूरा करने पर हिंदुस्तान की सीमाओं की तरफ ना दुश्मन देखेगा ना सीमा के अंदर का घर का भेदिया दिखेगा। सुझाव बहुत साधारण है, आसान है, इंप्लीमेंट होना जरूरी है। सुझाव बस इतना है कि हमारे देश के जो रिटायर्ड सैनिक हैं, जिनको सरकार जमीन या अन्य सुविधाओं के साथ देश के अन्य अन्य हिस्सों में बिठाती है, स्थापित करती है रिटायरमेंट के बाद, क्या उनको सीमा क्षेत्र में क्यों नहीं बिठाया जाए। और इसलिए आज की बिंदास में हम इसी मुद्दे पर अगले एक घंटे तक चर्चा करेंगे कि हमारे सीमाओं की स्थिति क्या है और क्यों हम ये सुझाव दे रहे हैं। उसके पहले विस्तार से मुद्दा। सीमा पर घुसपैठ हो रही है। सीमा पार से आतंकी घुसपैठ करके लोगों को मार रहे हैं। सीमावर्ती क्षेत्रों में जासूसी हो रही है। सीमावर्ती क्षेत्रों के मूल निवासियों को भगाया जा रहा है। सीमावर्ती प्रदेशों में साजिश के तहत मुस्लिम आबादी को बसाया जा रहा है। ऐसे में देश की सीमाएं असुरक्षित हो गई हैं। जी हां, देश की सीमाओं पर आज खतरा मंडरा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल है, देश की सीमाओं को कैसे सुरक्षित बनाया जाए, कैसे आतंकियों को घुसपैठ करने से रोकने के अस्थायी समाधान हो, कैसे सीमा पर जासूसी को खत्म किया जाए, कैसे दुश्मन सेना की रणनीति को समझा जाए। आज हम आपके सामने सीमा सुरक्षा से जुड़ा ऐसा ही मुद्दा लेकर आए हैं। हम भारत सरकार से मांग कर रहे हैं, सरकार रिटायर्ड फौजियों का सदुपयोग करे, सेना के रिटायर्ड जवानों को सीमा पर बसाए, रिटायर्ड सैनिकों के लिए सीमा पर अस्थायी बस्तियां बनाई जाए, जहाँ रिटायर्ड सैनिक न सिर्फ रहे बल्कि रोजगार भी पैदा करे। इससे न सिर्फ सेना के रिटायर्ड जवानों के प्रशिक्षण का फायदा देश को मिलेगा, बल्कि देश की सीमाएं भी सुरक्षित हों, चाहे वो कश्मीर हो या फिर बांग्लादेश की सीमा या फिर चीन से लगी सीमा। हर ओर से भारत को कमजोर करने की साजिश हो रही है। भारत में बैठकर कुछ लोग सीमाओं के जरिए भारत को तोड़ना चाह रहे हैं। ऐसे में सीमाओं पर होने वाली संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखना और उन्हें वहीं खत्म कर देना सबसे अच्छा उपाय है। इसके लिए हमारी सेना के रिटायर्ड सैनिक सबसे उपयुक्त हैं। हमारे रिटायर्ड सैनिक न सिर्फ प्रशिक्षण के बल्कि दुश्मन की हर चाल को समझने वाले हैं। ऐसे में न सिर्फ हमारे संसाधन बचेंगे, बल्कि देश के रिटायर्ड सैनिकों को भी उनके मन मुताबिक काम मिलेगा। देश का रिटायर्ड सैनिक देश सेवा करते हुए शान से जिएगा। दुश्मन देश गरीबी के नाम पर सीमावर्ती क्षेत्रों में अपने जासूसों को बसा रहे हैं। ये जासूस न सिर्फ इंडियन आर्मी की लोकेशन और इंफॉर्मेशन दुश्मन को भेजते हैं, बल्कि अपनी जनसंख्या बढ़ाते रहते हैं। जैसे ही ये लोग अस्थायी निवासियों का मुकाबला करने को तैयार हो जाते हैं, उस क्षेत्र के मूल निवासियों को मारना काटना शुरू कर देते हैं। बाद में मूल निवासियों को अपने ही क्षेत्र में भगा दिया जाता है। कश्मीर और कश्मीरी पंडितों को भगाया गया तो असम से बोडो को। ऐसे ही बंगाल और बांग्लादेश की सीमा पर शुरू हो चुका है। बांग्लादेश में बांग्लादेश की सीमा पर मूल निवासी हिंदुओं के घर पर हमले हो रहे हैं। हिंदुओं का घर से निकलना दूभर हो रहा है। ऐसे में सीमावर्ती क्षेत्रों के हिंदुओं को अपना घर बार छोड़ना मजबूरी हो रही है। अगर हालात ऐसे ही जारी रहें तो फिर से भारत को तोड़ने की साजिश सफल हो जाएगी, क्योंकि भारत को तोड़ने के लिए गजबाए हिंद और मुगलिस्तान जैसे षड्यंत्र पहले से ही जारी है। ऐसे में देश के सैनिक ही यहाँ लड़ सकते हैं। मूल निवासी आसानी से अपना घर छोड़ देते हैं, क्योंकि उनमें सेना जैसा जज्बा नहीं होता। हमारे साथ दो विशेष अतिथि इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है। दोनों के पास चलते हमारे साथ पूर्व ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा जी है, हमारे साथ पूर्व कर्नल टीके टीकू जी है। आप दोनों का स्वागत है। हम चर्चा करना चाहते हैं कि क्या ये जो सुझाव हम दे रहे हैं ये कितना वर्केबल है और कितना जरूरी भी है। दोनों स्थिति। बीडी मिश्रा जी से शुरुआत करते हैं। बीडी मिश्रा जी, जो सुझाव है ये क्या वर्केबल है और क्यों जरूरी है? ये बिल्कुल वर्केबल है। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा। आप अंडमान निकोबार जानते हैं, जो कि हमारे मेनलैंड से इतना दूर है। कलकत्ता से भी, मद्रास से भी फ्लाइट में वहाँ 1.5 घंटे लगते हैं। उसके और भी आगे तकरीबन 12 घंटे का स्टीमर का एक जर्नी से एक इंदिरा पॉइंट है। वो इंदिरा पॉइंट वहाँ से काफ़ी दूर है। वहाँ पर काफ़ी पहले फौजियों को इमदाद देके, और उसमें तमाम फौजी रिटायर होने के बाद जो वहाँ सेटल हुए वो सरदार हैं, पंजाब से हैं, उनको वहाँ सेटल किया गया, उनको सुविधाएं दी गई
और वहाँ पर वो लोग बसे हुए हैं। हालांकि उनको काफ़ी दिक्कतें अब पेश आ रही हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने उस जगह को जाके आबाद किया। और दूसरा, ऐसा कोई कैंटोनमेंट हिंदुस्तान में नहीं है जो कि पहले जैसा आज आबाद है वैसा रहा हो। सब वीरान, उजड़े हुए, फोरलोन, जंगलों में, मरुस्थल में ऐसे थे। और वहाँ पर जब फौजियों को वहाँ बसाया गया तो वह एक जागता हुआ उफानी कैंटोनमेंट बन गया। बिल्कुल। तो ये फौजियों की क्वालिटी है। और दूसरा, आज के दिन में बुरहान वानी के मारे जाने के बाद जो एक नया उनका सरगना आया, कल मैं उसका इंटरव्यू देख रहा था और उसमें जो अफसोस की बात है, वहाँ के जितने भी लोग पैनलिस्ट थे वो ये कहने से कतरा रहे थे कि यह आतंकवादी है और उसकी क्रिटिसिज्म करने के लिए कतरा रहे थे। और उसका एक ही पॉइंट था, और यही तो हिंदुस्तान का दुर्भाग्य है कि सीमा पे लड़ने वाला, बंदूक के सामने लड़ने वाला तो सीना तान के हौसले के साथ लड़ता है, कैमरे के सामने भी लोग सीना तान के किसी का विरोध नहीं कर सकते। उसका पॉइंट यह था कि हम इस्लाम के लिए लड़ रहे हैं और अपनी आज़ादी के लिए नहीं, ये उसका पॉइंट था। तो मैं कहना यह चाहता हूं कि जरूर ऐसा होना चाहिए अगर हम अपने बल्कि उसने ये जो कहा, ये अच्छा किया, ये कहना जरूरी था। बहुत से सेकुलर, क्या उनको कहूं मैं, तथाकथित सेकुलरों को आंखें खोलने का ये समय है। बॉर्डर पे चलते हैं। हमारी बॉर्डर की क्या स्थिति है, भारत की सीमाओं की, इसको देखते हैं। सीमा से खतरे। भारत पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार और श्रीलंका का पड़ोसी है। पाकिस्तान भारत की सीमा करीब 3323 किलोमीटर लंबी है। पाकिस्तान से लगी सीमा से भारत पर लगातार हमले हुए हैं। पाकिस्तान से आतंकियों की घुसपैठ लगातार जारी है। भारत पाकिस्तान से जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात प्रदेशों से सीमा बांटता है। कश्मीर घाटी ऐसी जगह है जो झीलों और नदियों से घिरी है। ऐसे में यहाँ दुश्मन आसानी से सफल होता है। कश्मीर सीमा के जरिए भारत में आतंकी प्रवेश करके सेना और लोगों को मारते हैं। कश्मीर घाटी के हिंदुओं को साजिश के तहत पहले ही भगा दिया गया। कश्मीर घाटी में भारतीय सेना को आतंकियों को मारने में परेशानी हो रही है। कश्मीर घाटी में पत्थरबाज आतंकियों को बचा रहे हैं क्योंकि सेना पत्थरबाजों पर गोलियां नहीं चलाती। अगर कश्मीर में हमारे लोग होते तो आसानी से आतंकियों से निपटा जा सकता था। भारतीय सेना की जासूसी भी करते हैं कश्मीर में पत्थरबाज। कश्मीर के जरिए भारत में ड्रग्स भेजे जा रहे हैं, जिससे युवाओं को नशे में धकेला जा रहा है। पंजाब और राजस्थान के बॉर्डर के जरिए ड्रग्स और हथियार भेजे जाते हैं। पंजाब में आतंकवाद और ड्रग्स पाकिस्तान की ही देन है। पंजाब सीमा के जरिए हर रोज करोड़ों की ड्रग्स भारत में आती है अवैध तरीके से। दुश्मन को पता है कि भारतीय सेना दुश्मन को सीमा से किसी भी तरह से घुसने नहीं देगी। ऐसे में दुश्मन दूसरे षड्यंत्रों के जरिए सीमा में घुसकर देश को तोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। टीकू जी के पास चलते हैं। टीकू जी, यह हमारी एक सीमा की स्थिति है और इसी सीमा के आसपास में, बल्कि कुछ जिसको आवाज के अंतर पर कहा जाए, बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमानों को 13,000 की संख्या में घुस बैठे होने के बावजूद बड़े लाड़ प्यार से बसाया जा रहा है। देखिए, मैं सबसे पहले तो बॉर्डर मैनेजमेंट की बात करते हैं। भारत का बॉर्डर, लैंड बॉर्डर जो है वो 15,200 किलोमीटर है और समुद्री तट क्षेत्र हमारा 7,000 किलोमीटर से ऊपर है। अगर हम लैंड बॉर्डर की बात करें, हर लैंड बॉर्डर का अलग अलग समस्याएं हैं उसकी। अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो वहाँ पर 785 किलोमीटर लाइन ऑफ कंट्रोल है। वहाँ पर ये बहुत संवेदनशील है क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल का मतलब है जो जहाँ पर है वो उसका ज़मीन है। तो पाकिस्तान जहाँ है, अगर वो 10 किलोमीटर अंदर आ जाता है, जैसे करगिल में आया था, तो वो अपनी जगह को उसको क्लेम कर लेता है। तो वहाँ समस्या अलग है, बाकी बॉर्डर क्षेत्र में समस्या अलग है। नॉर्थ ईस्ट के अंदर मैं आपको एक चीज़, शायद ये काफ़ियों को मालूम नहीं होगा, भारत का जो कंटिन्यूअस कम्युनिकेशन और बॉर्डर नॉर्थ ईस्ट के 8 स्टेट्स के साथ है, वो सिर्फ 2% है। बाकी पूरे नॉर्थ ईस्ट का बॉर्डर जो है 98% बाकी मुल्कों के साथ है। उसमें भूटान, चाइना, बांग्लादेश और समुद्री क्षेत्र आता है।
पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है, ये बहुत बड़ी बात है ना, हम एक एक पे बात करते हैं। मतलब हम पूर्वोत्तर से आपकी बात को शुरू करते हैं कि अगर 2% हमारे 7 राज्यों का भूभाग 2% हमसे जुड़ा है, 98% दुश्मनों से जुड़ा हुआ है, तो वो तो ज्यादा रिस्की है। बिल्कुल, वो बहुत ही ज्यादा रिस्की है, लेकिन ये हमें मालूम नहीं है इसके बारे में। और एक ही उसमें जिसको हम सिलीगुड़ी कॉरिडोर बोलते हैं, वही एक क्षेत्र है जिसके नॉर्थ में भूटान है और साउथ में बांग्लादेश है, और वो कुछ किलोमीटर 8-10 किलोमीटर का है, वो जो आपको बाकी नॉर्थ ईस्ट के स्टेट से जोड़ता है। दूसरा पॉइंट ये है, हमारे जितने बॉर्डर क्षेत्र हैं, उन बॉर्डर क्षेत्र के स्टेट से हमारे बल्क जो हैं, ज़्यादा से ज़्यादा फौजी वहीं से आते हैं और वहीं रिटायर होकर बस जाते हैं। तो क्या हम इन लोगों को बॉर्डर क्षेत्र में नहीं बसा सकते? अभी कुछ साल पहले हमारे होम मिनिस्ट्री के अंदर बॉर्डर का इलाका जो था वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस डील कर रही थी, लेकिन अब होम मिनिस्ट्री के अंदर एक नया डिपार्टमेंट खुला है जिसको बोलते हैं बॉर्डर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। बॉर्डर मैनेजमेंट भी एक एडिशनल सेक्रेटरी साहब देखते हैं। तो क्या बॉर्डर मैनेजमेंट का जो ये एक अलग से विभाग खुला है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में, क्या इन्होंने एक्स सर्विसमैन को अपने बॉर्डर मैनेजमेंट, खासकर उसकी सिक्योरिटी के अंदर, उसकी सिक्योरिटी के प्लानिंग में उनको जोड़ा है या नहीं जोड़ा है, ये देखने की बात है। बिल्कुल, बहुत अच्छा मुद्दा है। जहां तक मेरा ताल्लुक है, कोई भी किसी भी बॉर्डर स्टेट में एक्स सर्विसमैन को जो वहां पर रिटायरमेंट के बाद सेटल होते हैं, उनको इस बॉर्डर मैनेजमेंट में शामिल नहीं किया गया है। अब ये प्रॉब्लम ऐसी है कि हर बॉर्डर क्षेत्र के अंदर, बॉर्डर क्योंकि सिटी और कैपिटल से बहुत दूर होता है, तो प्रशासन जितना कैपिटल सिटी से दूर हो उतना वो कमजोर होता जा रहा है। तो इनवेरिएबली आमतौर पर क्या होता है, वो JNK में हो, जम्मू क्षेत्र में हो, राजस्थान में हो, वेस्ट बंगाल में हो, त्रिपुरा में है, जो बॉर्डर स्टेट्स हैं, तो उनमें सबसे कम जो गवर्नमेंट की इफेक्टिवनेस है वो बॉर्डर क्षेत्र में होती है। इसका फायदा हमारा दुश्मन उठाता है। बिल्कुल। और जो आपने दिखाया कि बॉर्डर क्षेत्र से हिंदू को भगा रहे हैं, बॉर्डर क्षेत्र में घुसपैठ होती है, स्पाइंग होती है, ये इसी वजह से होती है क्योंकि बॉर्डर क्षेत्र में गवर्नमेंट की एफिशिएंसी और उनकी इफेक्टिवनेस सबसे कम होती है। तो क्या इस हालत में ये उचित नहीं है कि सरकार जो है उस स्टेट्स के जो एक्स सर्विसमैन जो रिटायर हो गए हैं, उनको वहां पर जमीन देकर उनको बसाया जाए, क्योंकि वो आपके पास एक परीक्षित सेगमेंट है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बीडी मिश्रा जी, आपने ज्यादा समय कौन से बॉर्डर पे बिताया? हमारा तो नॉर्थ ईस्ट और वेस्ट ये दोनों रहे हैं, दोनों पर मैं तो था। आपने जो नॉर्थ ईस्ट की बात की उसमें आप कुछ जोड़ना चाहेंगे? मैं नॉर्थ ईस्ट में नहीं जोड़ना चाहूँगा, क्योंकि जो नॉर्थ ईस्ट में बातें बताई गई बिल्कुल सही हैं, लेकिन जो हमारा आज का मुद्दा है कश्मीर का, उसके बारे में मैं ज़रूर बात करना हाँ, आज केवल कश्मीर नहीं है, ओवरऑल है, उसमें कश्मीर महत्वपूर्ण मुद्दा है। मैं ये समझता हूँ कि कश्मीर एक ऐसी जगह है जहाँ पर तमाम ऐसे फैक्टर्स काम कर रहे हैं जो फैक्टर्स हमको डायरेक्टली इनडायरेक्टली पाकिस्तान, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन पाकिस्तान है, और पाकिस्तान का जो अटेम्प्ट है इन कारणों से, एथनिसिटी की वजह से वो बड़ा कारगर हो रहा है। तो अगर हम कश्मीर के बारे में बात करें तो मैं ये जानता हूं कि सुदर्शन टीवी आज ये प्रोग्राम टीआरपी के लिए नहीं कर रहा है, ये कर रहा है नेशनलिज्म की वजह से। बिल्कुल। और इसलिए मैं कुछ बातें और भी कश्मीर के बारे में जोड़ना चाहूँगा। जरूर जरूर। पहली बात इसलिए आज हमने इस कार्यक्रम में आप आए, इसके लिए स्पेशल आग्रह किया था। और आप अपने गाड़ी का स्पीड बढ़ाकर बड़े दूर से आज इस कार्यक्रम में आए, इसके लिए आपका आभारी भी है। मैं पहली बात तो ये कहना चाहूँगा कि कश्मीर के लिए अगर हम ये कहें कि कश्मीर को हम सिक्योर करें, आज के मैं 8 साल पहले मेरी पलटन थी वहाँ पर, और मैं गया था, और वहाँ पर पलटन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के साथ थी, और वहाँ पर कमांडिंग ऑफिसर ने हमसे कहा था 8-9 साल पहले, कमांडिंग ऑफिसर ने ये कहा था कि बॉर्डर की जितनी लैंड है वो जितने बकरवाल हैं उनको पैसे दिए जा रहे हैं और बॉर्डर के साथ ज़मीन खरीद रहे हैं, और जो वहाँ के गांव वाले हैं, क्योंकि वहाँ पर गोलाबारी अक्सर हुआ करती है, वो वहाँ से हट रहे हैं। ऐसे जगहों पर अगर हम ऑर्गेनाइज करें रीसेटलमेंट सोल्जर्स का तो अच्छा होगा, लेकिन
अगर हम ये कहें कि वहाँ के जो लोग रिटायर हो रहे हैं उनको हम एड दें, वहाँ सेटल करें, तो नहीं होगा, क्योंकि वो अपने गांव में जाना चाहेंगे। मैं कहना यह चाहता हूँ कि इस प्रोसेस में एक चॉइस दी जाए, रिटायर होने वाले और जो सर्विंग हैं उनको सबको चॉइस दी जाए, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि इसमें सिर्फ 3 जो सेना के अंग हैं उन्हें नहीं, बल्कि पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी दिया जाए। और इसमें जो वाइबल बहुत है, ये देखना है कि ये वाइबल होगा कि नहीं। वहाँ पर उनको दे दिया जाए ज़मीन, कुछ मदद दे दी जाए, बाद में वो चले जाएं, तो पूरा प्लान फेल होगा। नहीं, ऐसा है ना, इस पे केवल जमीन देने से बात नहीं बनेगी, क्योंकि अब जमाना युग बदल रहा है, बच्चे, उनकी शिक्षा, तमाम सारी चीजें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके। तो अगर हम हाईवे बनाते हैं, हम नई टाउन उसके आसपास में टाउनशिप बनवाते हैं, उस पे आज तमाम प्रकार के बिजनेसेस का प्लान करते हैं, तो क्यों नहीं हम इसको बड़े पैमाने पर करें? Exactly. इतने बड़े पैमाने पर कि वहां शिक्षा, Exactly. स्वास्थ्य, तमाम चीजों को यही नहीं, हमको प्लान करना पड़ेगा 20 इयर्स के ब्रैकेट में। बिल्कुल। जिससे जब वो सेटल हो और 1 साल 2 साल बाद उनका बच्चा हो, और जब वो 16 साल का हो तो वहां रहता रहे, हाई स्कूल पास कर ले और वहां रहने के लिए तैयार रहे। तो ये कंपोजिट यूनिट होंगी जिसमें इनका सेल्फ सपोर्टिंग हो, ऐसी यूनिट्स हो जो उनको सपोर्ट कर सकें। मैं तो उसके आगे क्या कहता हूं, बीडी मिश्रा जी, वो जब जवान हो तो उससे दूसरे जगह से आने वाली लड़की शादी करके वहां बैठने के लिए तैयार भी हो, इतना वहां पर अच्छा हो। बिल्कुल। देखिए, अगर ये हम नहीं कंसीडर करेंगे तो ये पेपर वर्क रह जाएगा। और मैं ये कहता हूं कि आज टाइम आ गया है, अगर हम देश की इंटीग्रिटी चाहते हैं, अगर हम ये चाहते हैं कि देश हमारा महफूज रहे, अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ डिवाइसिव फोर्सेस भीतर ना आए, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में दुनिया के जितने बाकी आतंकवादी हैं वो समझते हैं सबसे कमजोर यही है और यही दौड़ने की कोशिश करते हैं। तो हमको प्रूव करना पड़ेगा, डिटरमिन्ड होना पड़ेगा। और इसमें सेना के लोगों को, चूंकि उनकी ट्रेनिंग ऐसी होती है, चूंकि उनका एक्सपीरियंस ऐसा होता है, चूंकि उनकी लीडरशिप ऐसी होती है कि वो एडवेंचरस होते हैं। बिल्कुल। तो अगर उनको वहां किया जाएगा और ये कंपोजिट ग्रुप बनाया जाएगा, सेल्फ सपोर्टिंग ग्रुप, और कम से कम 250 घर हो एक ब्लॉक में, ये नहीं कि हमारे भाई हैं आके हमारे साथ रहे हमारे गांव में, तो एक गांव में 25 लोग और एक सेना वाला तो रहेगा ही नहीं। तो अगर ये विजन हो और ये अगर लीडरशिप में ये एक हिम्मत हो, बिल्कुल, तो ये वर्कआउट करेगा। उसकी दूसरी पारी, सेकंड टर्म, ये एक तरीके से सर्विस की है, ऐसा मान के उसको वहां बिठाया जाए। क्या कारण है? मैं आपके पास आऊंगा, कारणों पे नजर डालते हैं। देखिए आपके भारत की सीमाओं का खुला होना, भारत की सीमाएं खुली हुई हैं, ऐसे में सेना हर जगह नजर नहीं रख सकती, लेकिन सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोग सेना की सहायता करते हैं। ऐसे में सेना को सीमावर्ती क्षेत्रों में दुश्मन की इंफॉर्मेशन आसानी से मिल जाती है। सीमावर्ती क्षेत्रों के मूल निवासियों को भगाया जाता है। कश्मीर से कश्मीरी पंडित भगा दिए गए, असम से बोडो को भगाया जा रहा है। इससे न सिर्फ सेना को परेशानी हो रही है, बल्कि सेना को घुसपैठ की जानकारी भी नहीं मिल रही है। घुसपैठिए आतंकियों को अपने घर में जगह दे रहे हैं। भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों को तोड़ने की साजिश। भारत को तोड़ने का सपना देखने वाले पहले भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों को तोड़ना चाहते हैं। इसके लिए भारत की सीमाओं पर घुसपैठ करा के सीमाओं को जोगरफिकली बदल रहे हैं। सेना के प्रशिक्षित जवानों का सदुपयोग। सेना के जवान 40 साल में ही रिटायर्ड हो जाते हैं। ऐसे में उन्हें कोई ना कोई समय बिताने के लिए रोजगार या फिर व्यस्त रहने का तरीका देखना होता है। लेकिन हमें अपने रिटायर्ड सैनिकों को सीमावर्ती क्षेत्रों में भेजकर न सिर्फ सुरक्षा को पुख्ता कर सकते हैं, बल्कि रोजगार के साधन भी बढ़ा सकते हैं। सीमावर्ती क्षेत्रों से बढ़ता पलायन। सीमावर्ती क्षेत्रों से पलायन बढ़ रहा है क्योंकि लोगों के पास रोजगार के साधन नहीं है। ऐसे में सेना को सीमावर्ती क्षेत्रों, खास करके पहाड़ी क्षेत्रों की जानकारी देने वाला कोई नहीं बचता। इसके लिए हम अपने सैनिकों को वहां बसाएं और पहाड़ी क्षेत्रों के अनुसार व्यवसाय के साधन उपलब्ध करवाएं। इससे लोगों का पलायन भी घटेगा और देश की सीमा की सुरक्षा भी पुख्ता होगी। एक कॉलर के पास चलते, फिर गेस्ट के पास चलते। जय हिंद, बोलिए। हेलो, बोलिए। जेपी भट्टार फ्रॉम गाजियाबाद। मैं सिविलियन होते हुए पूरा मिलिट्री का आदमी हूँ। मैं 22 साल से श्रीनगर के पीछे लगा हुआ हूँ और इसमें
करना कुछ नहीं है। मैंने सारा निचोड़ लिया है। इसमें ये जो 6-7 अलगाववादी हैं, इनको फायर मार के राड़ काट दो। चलिए, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हम जरा जो मुद्दा चल रहा है इस पर बात करते हैं। जो सोल्यूशन आप दे रहे हो तो हर हिंदुस्तानी देना चाहता है और हम भी चाहते हैं ऐसा ही हो और ऐसा ही करेंगे। आखिर इन जिन तरीकों से सरकार लड़ रही है पिछले 50 साल से, इसमें से तो कुछ हुआ नहीं है। टीकू जी, आप ब्रेक के पहले कारणों के पहले कुछ कह रहे थे। हाँ, मैं ये कह रहा था, देखिए जहाँ तक JNK का ताल्लुक है, अब JNK के जो स्थिति है वहाँ पर, उसके साथ एक और बहुत महत्वपूर्ण बात जुड़ गई है और वो ये है कि पाकिस्तान चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर जो बना है, वो पूरा उसका काफ़ी सारा जो लिंक है वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से निकल रहा है और फिर नीचे जाकर वो ग्वादर पोर्ट चला जाता है, पूरा पाकिस्तान को ट्रेसपास करके। तो ये इलाका जो है, अभी कुछ दिन पहले पाकिस्तान ने इसको अपना 5th प्रोविंस बना दिया है। अब चाइना और पाकिस्तान भारत के उस क्षेत्र में जो विवादित है, जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में है, तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत के नॉर्दर्न सीमाओं के ऊपर अब कितना ज़बरदस्त थ्रेट है। अब ये थ्रेट सिर्फ उधर नहीं है, अगर आप देखें लद्दाख के ऊपर जब आप जाएंगे, नॉर्थ की तरह जाएंगे, अपने ब्रिगेडियर साहब वहाँ शायद नौकरी की होगी, मैंने काफ़ी साल वहाँ नौकरी की है, तो जो नॉर्थ का इलाका है वो इतना स्पार्सली पॉपुलेट है, उसमें इतने सारे कम लोग रहते हैं कि आपको पता ही नहीं चलेगा जब तक वहाँ पर घुसपैठ हो जाएगी और वो लेह तक पहुँच जाएंगे। बिल्कुल। तो ये जो नया थ्रेट पैदा हुआ है, इस थ्रेट को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैसे ले रही है और इसको कैसे संभाल सकेगी। पूरे हर 10 कदम में फौजी लगाना मुमकिन नहीं है, पॉसिबल ही तो नहीं। आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे ब्रिगेडियर साहब बता रहे थे, आपको सेल्फ कंटेन्ड टाउनशिप्स बनानी पड़ेगी और वो सेल्फ कंटेन्ड टाउनशिप्स को उसमें कौन बसेगा, सबसे बेस्ट है एक्स-सर्विसमैन बसेगा, क्योंकि वो क्योंकि आज थोड़ा सा भी गोलाबारी हो जाता है तो आज जो गांव है, जो सिविलियंस है, उनको सबसे पहले खाली कराया जाता है, क्योंकि उस स्थिति को फेस नहीं कर सकते। सीमा पर खुद लड़ा हुआ व्यक्ति अगर वहां है तो यह नौबत नहीं आएगी और साथ में वो दूसरों को भी मोटिवेट करेंगे कि वो वहां से ना हटे बल्कि डटे रहे वहां। बिल्कुल। जम्मू से एक कॉलर हमारे साथ है, उनके पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। जय हिंद, मैं कैप्टन कुलदीप कुमार जम्मू से बोल रहा हूँ। बोलिए कुलदीप जी। एक्स सर्विसमैन के लिए बता रहे हैं कि गांव में बॉर्डर के पास होना चाहिए। हाँ, तो मैं बोल रहा हूँ कि जितने भी गांव के पास एक्स सर्विसमैन है, उनको ये ड्यूटी दी जाए ताकि उनको आने वाले आदमियों की सबकी पहचान होती है। तो मेरा कहने का मतलब है कि बॉर्डर के साथ जितने भी गांव के एक्स सर्विसमैन है, सिपाही से लेके ऑफिसर तक जितने हैं, उनको उधर डिटेल किए जाए, सबसे बेटर होगा। बिल्कुल। जय। हाँ, आप टीकू जी कुछ कहना चाहते हैं? ये भी बहुत अच्छा सुझाव है, क्योंकि JNK के अंदर अगर आप देखेंगे, JNK के बॉर्डर एरिया से काफ़ी सारे लोग फौज में हैं, वो जाकर, जैसे ब्रिगेडियर साहब ने बताया था, वो जाकर रिटायरमेंट के बाद अपने गांव में रहते हैं। लेकिन अगर हम उनकी, जैसे कि भद्रवाह, डोडा, किश्तवाड़ में कई साल पहले विलेज डिफेंस कमिटीज बनाई थी, अगर इसी प्रकार से उनको मेन सिस्टम में लाया जाए, हाँ, उनको सिक्योरिटी सिस्टम से जोड़ा जाए, उनको सिक्योरिटी सिस्टम में लाया जाए और उनको एक लॉफुल तरीके से जो है उनको हथियार दिए जाए, तो वो काफ़ी उपयोगी साबित हो सकता है। मतलब ये तो फिर भी हो सकता है, लेकिन जो हम जिस प्लान की हम बात करें, फुल प्रूफ है, ज्यादा पुख्ता है। बीडी मिश्रा जी, जिस प्लान की आप बात कर रहे हैं वो प्लान सस्टेनेबल है, स्ट्रांग है और वो प्लान एक अपने में ही इतनी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगी कि उसमें कोई खौफ नहीं रहेगा और दुश्मन को खौफ होगा। और दूसरी बात यह है कि जितने एलिमेंट्स वहाँ पर हैं, चूँकि इनका एक डिटर्मिनेशन होगा, तो जो आए दिन एक नया वहाँ मोहरा खड़ा हो जाता है, उस पर भी चेक होगा। आप नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। अगर आपका ये प्लान सक्सेसफुल होगा तो वहाँ के जितने लोग हैं दे विल फॉल इन लाइन। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि कश्मीर का हमको जो सबसे बड़ा अफसोस है वो ये है कि हमारे 4.5 लाख पंडित वहाँ से जमहूरियत होते हुए भी, इंडिया में सेंटर की सरकार होते हुए भी वहाँ से भगाए गए और हम लोग मूक दर्शक बने रहे। ये जो पीड़ा है, और 27 साल में उसमें कोई परिवर्तन नहीं। और ये जो पीड़ा है,
मैं समझता हूं कि एक धब्बा है हमारे देश में। बिल्कुल। और और इसलिए इसको ऐसे दूर करने विषयों- के लिए ये जो आप सजेस्ट कर रहे हैं कदम, जब ये उठेंगे वहां पर सेल्फ कंटेंड, स्ट्रांग, सेल्फ डिफेंडेबल जब कॉम्प्लेक्स बनेंगे तो ये लोग भी जाएंगे, नहीं तो ये लोग नहीं जाएंगे। और इनको कोई भेजता है तो ये क्राइम है, और जो अपने कैसे सपोर्ट करेंगे। जो बात इन्होंने सजेस्ट की वो तब तो शायद ज्यादा पॉसिबल भी था कि जब अशांति का माहौल था, या इतना अशांत नहीं था जितना आज है। आज तो दुश्मन एक एक मिनट, एक एक सेकंड की प्लान कर रहा है, और इस एक एक सेकंड के लिए हमको आंखों में तेल डालकर वहां रहने वाला, हर सांस में सैनिक के नाते जीने वाला व्यक्ति। हजूर, एक छोटी सी ब्रेक के लिए रुकते, ब्रेक के बाद फिर आएंगे बिंदास। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप बिंदास बोल देख रहे हो, और बिंदास में हम आज भारत सरकार को, हमारे देश को एक सोल्यूशन के तौर पर एक मुद्दे को लेकर आए। हम कह रहे हैं कि हमारे जो पूर्व सैनिक है, रिटायरमेंट के बाद सैनिकों को सीमावर्ती क्षेत्रों में बसाया जाए, और केवल उनको जमीन देकर खेती करो, ये जमाना अब खत्म हो गया है। अब कंपोजिट सोल्यूशन के साथ उनके सामने जाना चाहिए। इसलिए ऐसी मॉडर्न टाउनशिप जिसमें उनका होने वाला बच्चे की बीबी वहां रहना पसंद करे, 25-27 साल बाद ऐसे सोच के साथ अगर हम विकसित करेंगे क्षेत्रों को, तो हमारा जो दुश्मन है, जो चारों तरफ से हमारे साथ घिरा हुआ है, क्यों? क्योंकि हम शांति की बातें ज्यादा करते हैं और संघर्ष के लिए कभी खुद होकर दूसरे पर हमला नहीं करते। हमारे 1 लाख साल के इतिहास में हमने हमारी सीमा को बढ़ाने के लिए कभी दूसरे देश पर आक्रमण नहीं किया। ऐसा इतिहास जिस देश का है, उस पर दुनिया का कोई लुटेरा, धार्मिक भी और किसी भी प्रकार का साम्राज्यवादी भी लूटने से अपने आप को नहीं रोक पाया। हर लुटेरे ने हिंदुस्तान पर लूटने के लिए आक्रमण किया, सीमा छीनने का प्रयास आज भी जारी है। सबसे बड़ा इस वक्त हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन, जो दुनिया में किसी नियमों को भी ताक पर रखने के लिए तैयार होता है, वो चाइना भी हमारा पड़ोसी है। उसके साथ लगी सीमा पर नजर डालते हैं। सीमा से खतरे। भारत और चीन करीब 4059 किलोमीटर सीमा साझा करते हैं। चीन पहले ही भारत के कई हजार वर्ग मीटर क्षेत्र पर अवैध कब्जा कर चुका है। सभी पड़ोसियों में सबसे ज्यादा खतरनाक है हमारा पड़ोसी चीन, क्योंकि चीन साम्राज्यवादी नीति पर चलता है और वो दूसरों के क्षेत्रों पर कब्जा जमाता है। चीन के अपने सभी पड़ोसियों से जमीन को लेकर विवाद हैं। भारत के लिए चीन लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में समस्या खड़ी करता है। कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और असम चीन से लगते हैं। लद्दाख में जब तब चीनी सेना की घुसपैठ होती रहती है। लद्दाख में सीमा से लगे गांव के लोग ही हमारी सेना को चीनी सेना की घुसपैठ के बारे में बताते हैं। अब लद्दाख और उत्तराखंड के सीमावर्ती गांवों से लोगों का पलायन शुरू हो गया है। सीमावर्ती क्षेत्रों के गांव पूरी तरह से खाली हो गए हैं। लोग रोजगार की तलाश में गांव छोड़कर शहरों की ओर आ रहे हैं। गांव के खाली होने से सेना के सामने कई समस्याएं खड़ी हो गई हैं। हमारी सेना को गांव के निवासी ही चीनी सेना की घुसपैठ के बारे में बताते थे। चीन की सेना घुसपैठ के जरिए ही कब्जा करती है और हमारी सेना की गतिविधियों का अंदाजा लगाती है। चीन ने 1962 के युद्ध से पहले भी ऐसी ही 1955 से घुसपैठ शुरू कर दी थी। भारत के राजनेता चीन की घुसपैठ से बेखबर रहे, क्योंकि चीन घुसपैठ के साथ भारत से दोस्ती की पींगे मार रहा था। 1962 में अचानक चीन ने भारत की सीमा पर आक्रमण कर दिया और भारत के बड़े भूभाग पर कब्जा कर लिया। हमारी सेना के जाबाज जवान भूखे प्यासे चीन की आधुनिक सेना से लड़ते रहे थे। चीनी सेना के अचानक हमले से भारत को कुछ भी समझ नहीं आया। इसका परिणाम यह हुआ कि हमने न सिर्फ हजारों सैनिक खोए, बल्कि सेना का मनोबल भी टूट गया। अगर चीन की सीमा पर भारतीय सेना के रिटायर्ड जवान
अपने घरों में रहेंगे तो चीनी सेना पर आसानी से नजर रहेगी। सीमावर्ती क्षेत्रों के गांव भी खाली नहीं होंगे, क्योंकि सेना के रिटायर्ड जवान क्षेत्र को आबाद करेंगे। सेना के जवान पहाड़ी क्षेत्रों के अनुसार रोजगार पैदा करेंगे, जिससे गांव के लोग रोजगार पाएंगे। चीन के बॉर्डर से अवैध व्यापार होता है, जिससे निपटना मुश्किल है। अगर सेना के जवान हर जगह और रास्ते पर रहेंगे तो अवैध व्यापार नहीं हो पाएगा। इससे न सिर्फ भारत की अर्थव्यवस्था सुधरेगी, बल्कि चीन के सामने भारत खड़ा हो पाएगा। बीडी मिश्रा जी के पास चलते हैं। बीडी मिश्रा जी, चीन जो दुनिया का सबसे खूंखार, किसी नियम को नहीं मानता, बल्कि अपने साम्राज्यवाद के लिए ही जाना जाता है, ऐसा देश जब पड़ोसी हो तब। मैं आपका प्रश्न का आंसर देने के पहले दो बातें कहना चाहूँगा। बिल्कुल बोलिए। पहली बात तो यह है कि एक जो सबसे बड़ा खतरा आज देश में है, वह है जो ढोंगी सेक्युलर टीवी चैनल्स हैं और जो फॉरेन फंडेड हैं। बिल्कुल। आपका जो प्रोग्राम चल रहा है, इस पर वो लोग सबसे पहला सवाल ये उठाएंगे कि यह जो सुदर्शन टीवी कह रही है इम्प्रैक्टिकल है, यह स्टारी है, यह अनडेमोक्रेटिक है और यह अनहर्ड ऑफ है। तो मैं क्लैरिफाई ये करना चाहता हूँ कि यह अनहर्ड ऑफ नहीं है। कोई भी कंट्री जो अपने को डिफेंड करना चाहता है और विषम परिस्थितियों में है, जैसे इजराइल, उन्होंने पूरे विश्व के विरोध के बावजूद भी वेस्ट बैंक पर उन्होंने अपना सेटलमेंट शुरू किया है और उसको रोका नहीं है और उसको कायम रखते हैं, उनको पूरा सपोर्ट है। और उस जो सेटलमेंट इनके हैं वो उसी कॉन्सेप्ट पर हैं जिसकी हम आज बात कर रहे हैं और इसी वजह से वाइबल हैं, चल रहे हैं। अब जहाँ तक चीन का सवाल है, मैं आपको बताना यह चाहता हूँ कि मैं माउंट कैलाश गया हुआ था, यह 1995 की बात है और रोड हेड से 2 दिन चलने के बाद, उसके बाद जितने भी गांव आए, मैंने खुद देखा हुआ है, सब गांव छोड़ के वापस आ गए हैं। उसमें कारण 2 हैं। पहला कारण ये लिपू लेक तक, जो पास लिपू लेक है जिसको हम क्रॉस करते हैं, वो और वहाँ पर ITBP की पोस्ट हैं। उसमें 2 कारण हैं। एक तो वहाँ पर डेवलपमेंट नहीं है, दूसरा वहाँ पर कम्युनिकेशन नहीं है और तीसरा वहाँ पर लोग यह समझते हैं कि किसी भी दिन चीन की बॉर्डर तक सड़क आ गई है, अटैक करेंगे तो हम लोग सब मारे जाएंगे। और ये ऐसी एरिया है जहाँ पर इतनी ज़मीन है, फर्टाइल है, बिल्कुल वर्जिन लैंड है, वहाँ पर पानी की सुविधा है, क्लाइमेट इतनी अच्छी है और वहाँ पर अगर हम सेल्फ कंटेंट पॉकेट्स बना दें, वाइबल, जहाँ पर चिकित्सा की सुविधा हो, सब कुछ, जहाँ पर रोजगार की सुविधा हो, जहाँ पर कम्युनिकेशन सुविधा हो। मैं कहना यह चाहता हूँ कि वहाँ पर जब हम लोग गए तो जब हमको वहाँ पर टेलीफोन फैसिलिटी नहीं थी 95 में, तो हमको नेपाल में क्रॉस करके वहाँ से अपने घर टेलीफोन करना पड़ा। नेपाल वहाँ डेवलप्ड है, उसी जगह पर हमारा सरहद नहीं डेवलप्ड है। तो ये चीन ने हमारे सीमा तक हाईवे लाए हैं, रेलवे लाए हैं। लिपू लेक पास से मैं बता रहा हूं, उस वक्त 95, अब तो बहुत डेवलप हो गया। 95 में जब हमने लिपू लेक क्रॉस किया, लिपू लेक क्रॉस करने के बाद हम 1 किलोमीटर गए तो वहां पर उनकी बसेस खड़ी थी हमको ले जाने के लिए। और यह मैं बताना चाहता हूं कि वो बसेस 50 सीटर थी, बड़ी, माने कि उनकी जो सड़कें थी वो इतनी अच्छी डेवलप थी। तो इतना स्कोप वहां पर है और ये स्कोप अनयूटिलाइज्ड है और इस स्कोप से वहाँ के लोगों का भलाई हो सकती है, हमारी सिक्योरिटी हो सकती है, वहाँ पर एक इतना अच्छा माहौल हो सकता है कि टूरिस्ट जाएंगे, कि जो कई लाख लोग जुड़ेंगे, टूरिस्ट जाएंगे, वहाँ पर बिजनेस जाएंगे ना, देश भर से जो लोग वहाँ बसेंगे उनके रिश्तेदार भी जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे देश का मस्तक ऊंचा होगा। हम गर्व से टीवी स्टेशन में बैठ के ये कहेंगे कि हम वहाँ पर भी सिक्योर हैं, हमारी सीमा वहाँ पर भी महफूज है, हमारी हर एक इंच की लैंड, हमारे आदमी उस पर बैठे हुए हैं। टीकू जी, खास करके सीमावर्ती क्षेत्रों में दुश्मन हमसे ज्यादा एक्टिव है, ऐसा दिखता है। भारत सरकार की इंटेलिजेंस एजेंसी कहती है कि सीमावर्ती क्षेत्रों में मदरसों के द्वारा विशेष प्रकार का प्रशिक्षण दिया जा रहा है जो देश हित में नहीं है, राष्ट्रीय सुरक्षा को चैलेंज है। क्रिश्चियन एक्टिविटी भी बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ी है। तमाम ऐसी एक्टिविटियां दूसरे देशों से आने वाले मदरसों से लेके
तमाम एक्टिविटियां बढ़ रही है, देश इतना अनजान क्यों बन बैठा है? देखिए, जहाँ तक चाइना का ताल्लुक है, आज से 1985 के आसपास चाइना ने ये फैसला किया कि तिब्बत को मेनलैंड चाइना के साथ ऐसा मिलाना है कि तिब्बत का जो रिबेलियन है वो ख़त्म हो जाए। उन्होंने दो चीज़ें करी। एक तो उन्होंने मेजॉरिटी हैन चाइनीज जो है उनको वहाँ बसा दिया, उनकी सिटीज़ बना दी, उनको बसा दिया। बट उससे ज़्यादा ज़रूरी था, उन्होंने कम से कम पूरे तिब्बत के अंदर 22 नेशनल हाईवेज बनाई। पीकिंग से लेकर लासा तक ट्रेन चलती है। उन्होंने कम से कम 16 एडवांस लैंडिंग ग्राउंड्स तिब्बत के अंदर बना दिए। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चाइना का जो तिब्बत के ऊपर कब्जा और कंट्रोल है वो अब कितना मजबूत हो गया। उनकी बसेस, उनकी रोड्स, आप जो बात कह रहे हैं, यही बात पाकिस्तान ने गुलाम कश्मीर में की है ना। मतलब भले डेवलपमेंट इतनी नहीं की हो, लेकिन लोगों को वहां लाके बिठाया है। नॉट ओनली लोगों को लाकर बिठाया है, वहां पर पाकिस्तान के अंदर उन्होंने एक्स सर्विसमैन को बिठा दिया है। एक्स सर्विसमैन की विलेजेस हैं वहां पर। अगर आप देखें, जब आप मिलिटेंट्स के लॉन्च पैड कहां पर हैं? मिलिटेंट्स के लॉन्च पैड अब फौजी कैंटोनमेंट्स में नहीं है, गांव में है, क्योंकि गांव एक्स सर्विसमैन के हैं। बिल्कुल। तो एक्स सर्विसमैन के उनको एक्स सर्विसमैन को सबको पता है कि कैसे मिलिटेंट्स को प्रोटेक्ट करना जब तक वो लॉन्च नहीं होते। तो आपने ये सवाल पूछा, क्या हमारी सरकारें सो रही थी क्या कि उनको नहीं पता था ये क्या होता है? हाँ, मैं कह रहा हूँ इस बात को, हमारी सरकारें सो रही थी, खासकर जब चाइना का तिब्बत के ऊपर कंट्रोल बढ़ रहा था और नॉर्थ ईस्ट इंडिया को थ्रेट हो रहा था, खासकर अरुणाचल प्रदेश का। तो इंडिया ने तो एक सड़क नहीं बनाई, अब कुछ होने लगा है वहां पर, लेकिन हम चाइना से बल्कि हमने उनको तिब्बत को मान्यता देना भी हमारी बहुत बड़ी गलती रही। वो तो सबसे बड़ी गलती है ही। तिब्बत अगर आप देखेंगे, महाराजा हरि सिंह का जब उन्होंने एक्सेशन किया, एक्सेशन के अंदर क्या लिखा था? उसको जम्मू कश्मीर और तिब्बत का राजा माना जाता था। हमारा काउंसिल जनरल था वहां पर, और चाइना ने नेहरू का बेवकूफ़ बनाकर वो वहां से हटा दिया, तिब्बत को इंडिया से अलग कर दिया, और नेहरू ने बोला तिब्बत चाइना का है। ये तो सबसे बड़ी गलती है ही हिस्टोरिकल। लेकिन उसके बाद 62 के बाद तो हमारी आंखें खुलनी चाहिए थी, क्योंकि हमारा चाइना के साथ कोई बॉर्डर नहीं है। तिब्बत का बॉर्डर है चाइना के साथ, लेकिन क्योंकि चाइनीज ने अटैक किया, हमने बोला हाँ तिब्बत आपका है, तो हमारा चाइना के साथ बॉर्डर आ गया। हमारा एक बफर स्टेट, हमारा बफर स्टेट था वो। अब पाकिस्तान के साथ भी अब देखिए क्या हो रहा है, पीओके के अंदर क्या हो रहा है। उनकी जितनी भी मुजफ्फराबाद से लेकर आगे तक लाइन ऑफ कंट्रोल तक जितनी भी उनकी विलेजेस है, उन्होंने अपने एक्स सर्विसमैन को सेटल किया है वहां पर। लेकिन हम अभी इस बात का सोच ही रहे हैं कि हम करें न करें, क्या करें, जबकि हमारे पास इतना सारा जमीन है। टिकू सोच भी नहीं रहे हैं। ये तो हम सोच रहे हैं, सुदर्शन चाइना ये तो हम सोच रहे हैं। हम प्रोग्राम सरकार तो अभी भी उस पुराने ढर्रे पर चल रही है। बिल्कुल, हमें शर्म आती है। अगर आप जैसे ब्रिगेडियर साहब ने कहा तो बोलेंगे अरे ये तो सेक्युलरिज्म के बरखिलाफ है। आप इजराइल की बात कर रहे हैं, इजराइल ने तो ऑक्युपाइड वेस्ट बैंक में सेटलमेंट, ये तो हमारी अपनी धरती है, अपनी धरती, हमें तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, लेकिन इस पर भी सवाल उठाए जाएंगे। तो ये बहुत विडंबना की बात है, सरकार को बहुत कठिन फैसले लेने पड़ेंगे। और हमको तीसरा पड़ोसी जो हमारा सरदर्द है बांग्लादेश, उस पर भी नजर डालते। देखिए, बांग्लादेश सीमा से खतरे। बांग्लादेश और भारत 4096 किलोमीटर सीमा साझा करते हैं। बांग्लादेश सीमा के जरिए ड्रग्स की तस्करी होती है, जो असम और बंगाल के जरिए भारत आती है। बांग्लादेश के जरिए भारत में नकली नोट आते हैं, जो भारत की इकोनॉमी को खोखला करते हैं। बांग्लादेश सीमा से सबसे बड़ा खतरा है भारत में अवैध बांग्लादेशियों की घुसपैठ। भारत में करीब 8 करोड़ बांग्लादेशी हैं, जो देश के विभिन्न शहरों और कस्बों में रहते हैं। दिल्ली, मुंबई और कोलकाता जैसे शहरों में अवैध बांग्लादेशियों के स्ट्रीट गैंग बन गए हैं। बांग्लादेशी शहरों में हत्या, अपराध और लूटमार को बढ़ावा दे रहे हैं। सीमावर्ती क्षेत्रों में बसे बांग्लादेशियों ने वहां के सभी प्राकृतिक संसाधनों पर कब्जा कर लिया है। सीमावर्ती क्षेत्रों के मूल निवासी बेरोजगार हो गए हैं। सीमावर्ती क्षेत्रों में बांग्लादेशी घुसपैठियों ने मूल निवासियों को भगाना शुरू कर दिया है। असम में बोडो समुदाय अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर है, क्योंकि उनके घरों पर हमले हो रहे हैं। अगर सीमावर्ती क्षेत्रों में सेना के रिटायर्ड जवान बसे होते तो ये बांग्लादेशी देश में घुसपैठ नहीं कर पाते। अगर कुछ परेशान बांग्लादेशी देश में आ भी जाते तो वो सेना के अनुशासन के सामने सुधर जाते।
लेकिन अभी भी मौका है जब हमें अपने रिटायर्ड सैनिकों को बांग्लादेशी सीमा पर बसाना चाहिए। असम और बंगाल में फैली कट्टरता को देश के सैनिक ही खत्म कर सकते हैं। देश के सैनिकों के घर पर कट्टरपंथी आसानी से हमला नहीं कर सकते क्योंकि सेना के जवान प्रशिक्षित हैं। बंगाल में घुसपैठ करके मदरसों में आतंकी फौज तैयार कर रहे हैं आतंकी। किन मदरसों में आतंकी फौज तैयार हो रही है, सेना के रिटायर्ड जवान आसानी से नजर रख सकते हैं। पश्चिमी बंगाल में हुए आतंकी हमलों ने आतंक के खतरों को पहले ही हमें दिखा दिया है। सीमावर्ती प्रदेशों की कुछ सरकारें भी वोट बैंक के लिए घुसपैठ कराती रही हैं। भारत से हर हफ्ते हजारों गायें कटने के लिए बांग्लादेश भेजी जा रही हैं। भारत में आने वाले समय में देसी गाय की नस्लें ही खत्म हो जाएंगी, जिससे छोटा किसान मर जाएगा। भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में एक सैनिक को बसाने के साथ उसे एक गाय भी दी जाए। गाय के होने से न सिर्फ रोजगार मिलेगा बल्कि दूध भी मिलेगा। बीडी मिश्रा जी, जो हमारे ये दो पड़ोसी है पाकिस्तान और चाइना, मुझे लगता है वो इससे कम ये नहीं है और कम धोखा हमें बांग्लादेश सीमा पर भी नहीं, इसलिए इस सीमा को भी हमने उतने गंभीरता से लेना चाहिए। मैं आपसे एग्री करता हूं, लेकिन एक बात मैं ऐड करना चाहता हूं। जब ये डीमोनेटाइजेशन हुआ तो इसमें सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में अगर कोई विरोध करने वाला था तो दो पूज्य महिलाएं थी। एक मायावती जी थी यूपी में और दूसरा ममता जी थी। और मायावती जी तो कुछ नहीं कर पाई, लेकिन ममता जी ने, चूंकि वो चीफ मिनिस्टर हैं, तो उन्होंने हर तरीके का विरोध किया। मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि आज पश्चिमी बंगाल में मालदा जो डिस्ट्रिक्ट है वो नोट का, फेक करेंसी का और हर तरीके का सबसे बड़ा देश को खोखला करने वाला एक सेंटर बन गया है। मैं आपसे आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सबसे पहले तो यहां आप पूर्व सैनिकों को बसाओ, जिससे कुछ तो सुधार हो, कुछ तो सुधार हो। और दूसरा ये है कि ये जो वोट बैंक की पॉलिटिक्स है, जिसमें तुष्टीकरण है, ये तुष्टीकरण मेरे ख्याल से कहीं न कहीं वीक हो रहा है। और ये वीक होगा तो देश स्ट्रांग होगा। ये सीसा गेम है, जैसे एक तरफ सीसा में एक आदमी बैठता, एक बच्चा बैठता, दूसरी तरफ दूसरा, और जब वजन होता है ज़्यादा तो नीचे आता है ऊपर। ये जो तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स है, जो आपने सवाल पूछा था कि क्यों ऐसा हमारा देश क्यों सो रहा है, ये तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स से सो रहा है। बिल्कुल टीकू जी, बिल्कुल ठीक बात है। ये हम वोट बैंक पॉलिटिक्स की वजह से एक किसी कम्युनिटी को अपना वोट बैंक मानते हैं और हम समझते हैं कि वो कम्युनिटी को ये बात चाहिए तो हम वही करना शुरू करते हैं। आप वेस्ट बंगाल की बात कर रहे हैं, वेस्ट बंगाल के अंदर आजकल जो भी पॉलिसीज़ फॉलो की जा रही हैं वो वोट बैंक को और कंसोलिडेट करने के लिए की जा रही हैं। आप तो बॉर्डर एरियाज़ की बात कर रहे हैं, वहाँ पर गाँव में क्या हो रहा है, सिटीज़ में क्या हो रहा है, ये सब आपको पता है। आज अगर आप देखें वेस्ट बंगाल जो है, मुझे लगता है उसका जो रूरल एरिया है और कुछ उसके जो शहर हैं वो एंटी इंडिया फ्रंट बन चुका है। वहाँ पर आप अगर एक्स सर्विसमैन को भी बसा देंगे, लेकिन गवर्नमेंट उनको कोई सहायता नहीं करेगी, क्यों गवर्नमेंट को कोई फैसिलिटीज़ नहीं देंगी, तो पहले तो आपको ऐसे पॉलिटिकल विचारधाराओं के आदमियों को, चीफ मिनिस्टर को हटाना पड़ेगा, वहाँ विचारधारा बदली करनी पड़ेगी और साथ साथ ये भी करना पड़ेगा उसको, तभी आपके बॉर्डर बच जाएंगे। बिल्कुल। हम परिणामों पर भी नजर डालते हैं, देखिए परिणाम। देश के सीमावर्ती क्षेत्रों में भारत विरोधी तत्व बढ़ जाएंगे। देश के सीमावर्ती क्षेत्रों में भारत विरोधी तत्वों की घुसपैठ कराई जा रही है। ये भारत विरोधी तत्व पहले तो शांत रहते हैं, लेकिन बाद में जैसे ही इनकी जनसंख्या बढ़ जाती है, ये अपनी आपराधिक और भारत विरोधी छवि को दिखाना शुरू कर देते हैं। कश्मीर जैसे हालात देश के पूर्वी राज्यों में भी होने लगेंगे। असम में लगातार दंगे हो रहे थे। अभी कुछ दिन पहले तक बांग्लादेशी घुसपैठिए कश्मीर जैसे हालात पैदा करने में लगे थे। जैसे कश्मीर में आतंक फैलाया गया, वैसे ही असम में भी हालात पैदा किए जा रहे थे। सेना के जवानों के प्रशिक्षण का फायदा नहीं उठा पाएगा देश। सेना में जवानों को अनुशासन और आदर्श सिखाए जाते हैं, लेकिन सैनिक रिटायर होने के बाद या तो किसी गार्ड की नौकरी करता है या फिर कुछ अफसर किसी थिंक टैंक से जुड़ जाते हैं। कुछ रिटायर होकर घर पर ही जिंदगी बिताते हैं, जो उन्हें पसंद नहीं है। ऐसे में सैनिकों के प्रशिक्षण और आदर्श का देश फायदा नहीं उठा पाएगा।
सीमावर्ती क्षेत्रों के मूल निवासियों को सेना का साथ नहीं मिल पाएगा। डरे हुए मूल निवासी अपने घरों को छोड़ देते हैं क्योंकि उनके साथ कोई उनका नेतृत्व करने वाला नहीं होता। अगर सेना के रिटायर्ड जवान उनके साथ होंगे तो आने वाले हर खतरे से मूल निवासी आसानी से निपट लेंगे। भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में घुसपैठ पर रोक नहीं लग पाएगी। भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों पर घुसपैठ लगातार जारी है क्योंकि सेना जंगलों, दलदलों, पहाड़ियों और झीलों में लगातार नजर रख पाने में असमर्थ हो जाती है। ऐसे में सेना को वहां के मूल निवासी ही सही जानकारी दे पाते हैं। जब ये जवान रिटायर हो जाएं, तो उन्हें उसी क्षेत्र में सुविधानुसार बसाया जाए। उपाय भी देख लेते हैं। प्रशिक्षित सैनिकों का फायदा उठाए देश। देश के सैनिक हर तरह से प्रशिक्षित होते हैं। ऐसे में रिटायर होने के बाद हमारे सैनिकों का सदुपयोग नहीं हो पाता। सैनिक देश का वो सिपाही होता है जो देश को सर्वोपरि रखता है। ऐसे में उन्हें आजीवन देश सेवा करते हुए जीना अच्छा लगता है, तो क्यों ना उनके हर गुण का फायदा देश को मिले। रिटायर जवान आसानी से देशवासियों को अपने साथ जोड़ लेंगे। जवानों के पास हर हुनर होता है, वो रोजगार पैदा कर सकते हैं, वो लोगों का पेट पाल सकते हैं। नए रोजगार के जरिए ऐसे में रिटायर फौजी आसानी से युवाओं को सेना और देश के साथ जोड़ सकता है। देश की सीमाओं के वातावरण के अनुसार रिटायर फौजियों को क्षेत्रों में बसाया जाए। कुछ फौजी पहाड़ों पर रहने के आदी हैं, तो कुछ मरुस्थल में, कुछ कीचड़ में, तो कुछ समुद्री सीमाओं में। ऐसे में फौजियों की सुविधा अनुसार वहां उन्हें बसाया जाए। बीडी मिश्रा जी के पास चलते हैं। बीडी मिश्रा जी, इस उपाय में और क्या जोड़ सकते हैं? मैं इसमें सबसे पहली बात तो यह जोड़ना चाहूँगा कि जो भी कुछ हो, जो भी बसाए जाएं, उनकी वायबिलिटी पर पहला खौफ होना चाहिए। क्योंकि अगर वायबिलिटी नहीं होगी और यह आनमास नहीं रहेंगे, एक जगह पर सेल्फ सपोर्टिंग नहीं रहेंगे और इनको सुरक्षा इनिशियली नहीं प्रोवाइड की जाएगी, तो ये फेल हो जाएगा। और अगर एक भी गांव ऐसा फेल हुआ या एक भी स्कीम फेल हुई, तो इसका जो एंटी प्रोपेगेंडा होगा वो इतना बड़ा होगा कि आप कभी फिर कर नहीं पाएंगे। तो अगर ये बसाना है, और दूसरी बात यह है कि किसी भी स्टेट में ये पायलट प्रोजेक्ट न हो, ये वाइबल प्रोजेक्ट हो। ये नहीं कि आप एक पायलट प्रोजेक्ट कर दिए, देखते हैं और उसी में तो बाउंड टू फेल, और तो बाउंड टू फेल है। और फिर सरकारें भी बदलती रहती है, नीतियां भी बदलती है। टीकू जी, कार्यक्रम के आखिर में उपाय। देखिए, मैं आपको एक चीज़ तो हमने डिस्कस नहीं की इधर, क्योंकि हम लैंड बॉर्डर्स के पास हमारा ज़्यादा थोड़ी समय की भी कमी थी। कम समय की भी कमी है। हमारी जो आइलैंड टेरिटरीज है उनको आज इतना ज़्यादा थ्रेट है कि अगर सरकार उनके बारे में ठीक तरह से अभी से कदम नहीं उठाएगी तो हमारे लिए बहुत सारी समस्याएं पैदा हो जाएंगी। इंदिरा पॉइंट जिसकी बात ब्रिगेडियर साहब कर रहे थे, इंदिरा पॉइंट, आपको मैं एक चीज बताऊं, वो इंडोनेशिया से सिर्फ 60 किलोमीटर दूर है और हमारे से 1000 किलोमीटर और हमारे से हजारों किलोमीटर दूर। चाइना, आपको पता है, पर्ल नेकलेस पर्ल बना करके, वन बेल्ट वन रोड, ये सब कुछ वो ड्रामा करके जो स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग कर रहा है इंडियन ओशन के अंदर, उसका मतलब क्या है? इंडियन ओशन के अंदर जो हमारी आइलैंड टेरिटरीज है उसके ऊपर हमारी पकड़ को कमज़ोर करना। तो इस वजह से हमारे को आइलैंड टेरिटरीज के ऊपर भी हमने क्या कार्रवाई करनी चाहिए ताकि वो हमारे देश के साथ जुड़े रहें, उनका डिफेंस हो। मैं आपको भरोसा देता हूं, हम इस पे जरूर स्पेशल एपिसोड करेंगे, क्योंकि हमारे लिए ये बड़े स्ट्रेटेजिक पॉइंट है और हमारे दुश्मन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए हम इस आइलैंड वाले विषय पर, और हिंदुस्तान को पता भी नहीं कि उसकी इतनी संपदा समुद्र में फैली हुई है, ये भी उनको पता चलेगा, बाकी देश भी उसका कैसा फायदा उठाते, उस पर भी बात करेंगे। आज कार्यक्रम में समय की कमी के कारण हमको यही रुकना होगा। मैं आप दोनों का आभारी हूं कि आपने टाइम निकाला और इस मुद्दे को इतने ऊपर तक पहुंचाया कि सरकार को बड़े बड़े खर्चे करके, मोटे खर्चे, बड़े अधिकारी लगा के जो मुद्दे नहीं आते वो आज एक कार्यक्रम में आए हैं। हम आशा करते हैं कि हिंदुस्तान के भले के लिए, हमारे देश की सीमा के रक्षा के लिए और हमारे दुश्मन के हौसले नेस्त नाबूद करने के लिए जो सलाह हमने दी है, इस पर लंबी चर्चाएं हो और सरकार चर्चा में अटक कर रहने के बजाय इसके इम्प्लीमेंटेशन के प्लान के लिए आगे बढ़े। हमें देश के सैनिकों पर भरोसा है, तो इसके लिए तुरंत आगे आएंगे और देश के सीमाओं पर बनने वाले इन टाउनशिप में जरूर हिस्सा लेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।